नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पीड़ित केंद्रित और न्याय उन्मुख न्यायिक व्यवस्था पर जोर देती है ताकि हर व्यक्ति को त्वरित और समयबद्ध न्याय मिले। लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती है पेंडेंसी ऑफ केसेस। हम आज देख रहे हैं हमारे भारत में करोड़ों केसेस आज भी पेंडिंग है। ये न्यायिक व्यवस्था का वो पहलू है जो शायद आप और हम सभी जानते हैं। हमें दो तस्वीरें दिखाई देती हैं समाज में। एक वो तस्वीर है जहाँ पर कम अदालतें हैं, जजेस भी कम हैं और न्यायालय में केसेस की भरमार लगी हुई है, या ऐसे कहें अदालतें न्यायालय में केसेस के बोझ से दबी हुई हैं। दूसरा पहलू वो है जो करोड़ों लोग न्याय के इंतज़ार में अपना समय, पैसा और स्वास्थ्य ज़ाया कर रही हैं, लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिल रहा और कई बार तो ज़िंदगियां ज़ाया हो जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। और ये न्यायिक व्यवस्था की एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसका समाधान सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या बना हुआ था। और इसके समाधान की दिशा में भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसे हम उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं। वो है मध्यस्थता कानून 2023। ये वो कानून है जो मुकदमे से पूर्व ही विवादों को सुलझाने की एक व्यवस्था प्रदान करता है, संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देता है और अगर कोई मामला न्यायालय में पहुंच भी गया तो भी मध्यस्थता के माध्यम से उसे सुलझाने के प्रयास पर जोर देता है। कानून नया है, 2023 में लागू हुआ है, लेकिन आम जन को जानना बेहद ज़रूरी है और उन लोगों को तो खासकर जानना ज़रूरी है जो न्यायालय में किसी न किसी तरह से अपने विवादों में उलझे हुए हैं। ये कानून क्या है, किस तरीके से इस कानून के ज़रिए मध्यस्थता होती है, आम लोग किस तरह से मध्यस्थता केंद्रों से जुड़ सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका पारीक। आप विशेष सचिव हैं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर राजस्थान में, और इसके साथ आप मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन का स्पेशल जो सेल है वो भी आप संभालती हैं, और इसके साथ ही आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज भी हैं। डॉक्टर प्रियंका, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मीडिएशन का एक कॉन्सेप्ट जो हम पुराने ज़माने में देखते थे कि परिवार के लोग आपस में बैठकर किसी विवाद को सुलझाते थे, या फिर गांव में या समाज में देखते थे तो एक पंच निर्णय करते थे, 5 लोग समाज के बैठ गए और निर्णय हुआ। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो विवाद भी बड़े हो गए हैं और न्यायालय में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि मीडिएशन कानून एक चेंज मेकर का रोल निभाएगा इस मॉडर्न सोसाइटी में। तो ये किस तरह से वो टूल है जो जस्टिस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे हम आपसे। इसके लिए मैम, मैं टू बिगन विथ मैं सबसे पहले आपको इससे परिचय कराना चाहूँगी कि मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। मध्यस्थता एक हमारी जो कोर्ट की जो विधिक प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जो एक कोई भी सामान्य इंसान को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उससे हटकर एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी विवादग्रस्त पार्टीज़ हैं वो दोनों आते हैं सामने, और एक इंडिपेंडेंट एक पर्सन होता है जिसको एज अ मीडिएटर, जिसको हम मध्यस्थ कहते हैं, वो उन दोनों पक्षों को सुन के उनमें आपस में राजीनामा कराने की कोशिश करते हैं जी। और ये जो मध्यस्थ होते हैं ये हमारे ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है, उसके तहत 40 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं। साथ ही ये हमारे जो विशेषज्ञ अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो चिकित्सक हो गए और रिटायर्ड टीचर्स हो गए, रिटायर्ड सर्विसमैन हो गए, या अपने पुलिस मतलब जो अपने ब्यूरोक्रेसी से ऑफिसर्स हो गए, ऐसे स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर्स को भी हम एज अ मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थता केंद्र में आमंत्रित करते हैं। महारथी हैं जो जी मैम, जिससे ताकि कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी कोई भी विवाद होता है तो उसमें सब्जेक्ट मैटर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो भी काफ़ी ईजीली सॉल्व होता है। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि जनरली ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप दोनों पार्टीज जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे,
वो इंडिपेंडेंटली, एक तो क्योंकि कोर्ट की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जहाँ पे एक व्यक्ति डाइस पे बैठा है तो एक डिस्टेंस होता है, वहाँ पे वो आदमी अपनी पूरी बात नहीं कह सकता। पर यहाँ पे मतलब व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए मीडिएटर्स के साथ में वो अलग से भी बात करते हैं, दोनों पक्ष आमने सामने रह के भी बात करते हैं, तो वो अपना पक्ष आराम से रख सकता है, एक बहुत ही मतलब इनफॉर्मल और सहज तरीके से। आपका जो कहने का मतलब है वो ये कि ये व्यवस्था इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के, हम ये कह सकते हैं कि न्याय की उम्मीद के लिए वो मध्यस्थता केंद्रों पर जा सकते हैं। एक और चीज जानना चाहेंगे कि मध्यस्थता केंद्रों में एडीआर सिस्टम पे काम हो रहा है और इसे कहा जा रहा है कि ये एक एडीआर सिस्टम है, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इसको हम कैसे समझे? क्या न्यायालय जाने की जरूरत पड़ेगी या उससे पहले ही मामला सुलझ जाएगा? इसके लिए मैम मैं ये बताना चाहूँगी कि एडीआर सिस्टम में ये होता है कि मतलब कोर्ट के अलावा आप कैसे अपने विवादों का निस्तारण करवा सकते हैं। इसमें हम कई प्रक्रियाएं रखते हैं, एक हो गई जैसे लोक अदालत, एक हो गई मध्यस्थता, एक हो गया आर्बिट्रेशन और एक कंसिलिएशन। तो इसमें ये अलग अलग 3-4 तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आके अपने विवाद को रख सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपके पास में पूरी छूट है। आपका न्यायालय में भी केस चल रहा है तो आप वहाँ पे अपने कंसर्निंग कोर्ट में जाके निवेदन कर सकते हैं कि हमें समझौते की गुंजाइश है हमारे प्रकरण में, हम इसको एडीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे कंसर्निंग जो भी आपकी कोर्ट है या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं वो उसको आगे ले जा सकते हैं। आपने 2 वर्ड यूज किए, एक तो नेगोशिएशन है या कंसिलिएशन है या फिर आर्बिट्रेशन है। इन सब चीज़ों को कैसे समझे? क्या ये मध्यस्थता का पार्ट है या अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं मैम, ये सारे अलग अलग हैं। सबसे पहले जब हम मध्यस्थता की बात करते हैं, मध्यस्थता में 2 पक्ष होते हैं जो मीडिएटर के थ्रू अपना मैटर रखते हैं और उसमें समझाइश होती है। ये कोर्ट से एकदम भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इसमें पक्षकारों के बीच में जो भी बात होती है वो पूरी गोपनीय होती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें बस पक्षों में राजीनामा होने पे एक मध्यस्थता एग्रीमेंट, सेटलमेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। वो सेटलमेंट एग्रीमेंट इज मतलब टोटली एनफोर्सिबल अंडर लॉ। मतलब जो अभी हमारा मध्यस्थता कानून, न्यायालय का आदेश होता है, जी मैम, मध्यस्थता कानून 2023 के तहत वो सिविल डिग्री के हिसाब से वैसे ही वो एनफोर्सिएबल है। आर्बिट्रेशन में ये है कि आर्बिट्रेशन इज लेस फॉर्मल देन अ कोर्ट। उसमें एक आर्बिट्रेटर होता है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक या फिर 3 आर्बिट्रेटर्स का एक ट्रिब्यूनल बनता है। तो उनके माध्यम से उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होती हैं और ये बस वो इट इज़ अ लेस देन कोर्ट, मतलब लेस फॉर्मल देन कोर्ट, पर उसमें कानूनी पूरी प्रक्रिया होती है। एविडेंस भी रिकॉर्ड होते हैं, पक्ष भी आते हैं और आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया जाता है जो कि एक निर्णय के समान होता है, जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, उनकी एविडेंसेस को इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन इसको मध्यस्थता कानून में इसको भी समाहित कर दिया गया है। मध्यस्थता में सारी चीजें समाहित हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन के लिए पृथक से एक्ट है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। मध्यस्थता को आर्बिट्रेशन एक्ट से पृथक किया है। बिल्कुल मैम, वो 2023 दर्शकों को हमारे मीडिएशन एक्ट के बारे में थोड़े से फैक्ट हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये कानून नया है, इसे 15 सितंबर 2023 को हमारे भारत में इसे लागू किया गया। आपको जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये नया कानून है और अभी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, आपको जान लेना ज़रूरी है। और कुछ इसके प्रोविजंस थे वो 9 अक्टूबर 2023 को लागू हुए। एडीआर सिस्टम जिसकी बात कर रही हैं डॉक्टर प्रियंका, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है जिसे हिंदी में हम वैकल्पिक विवाद समाधान की तरह देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में सालों से पेंडिंग रहते हैं लेकिन समाधान तब भी नहीं निकलता। ऐसे में मध्यस्थता वो स्थिति है जिसमें जाकर आप विवाद का समाधान करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्री लिटिगेशन की भी बात होती है। तो मैम, प्री लिटिगेशन पे ही मैं आना चाहूँगी कि विवाद न्यायालय में पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही उसका समाधान हो जाए, तो प्री लिटिगेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है? जी मैम, ये जो एक्ट है हमारा 2023 का, इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ही ये है कि ये विवाद को न्यायालय में आने से पूर्व ही एक मध्यस्थता का प्रावधान देता है। इसके लिए मैम स्पेशली हम ये देखें कि जैसे कई बार होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का हम एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे एक विवाद हुआ,
पक्षकार जाना चाहते हैं कि FIR फाइल करना चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से या कहीं पे भी कोर्ट के द्वार पे आप जाना चाहते हैं जी। तो उसमें उसके लिए एक ये व्यवस्था है कि आप पहले अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स पे जाने से पहले मध्यस्थता केंद्र पे एक बार जाके अपने विवाद के लिए एक समझाइश की संभावना यदि है तो आप उसको वहाँ पे पुटअप करें। और अगर मैम ऐसे केसेस कई बार बहुत सफल रहते हैं कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ द मोमेंट की छोटी मोटी लड़ाई हुई, सपोज करो दो भाइयों का जमीन को लेके विवाद हुआ और वो अगर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन में आ जाते हैं तो वो सुलझ भी सकता है। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लड़ाई को हम आगे बढ़ाने से पहले स्टार्टिंग में ही सही रास्ते पे ले जाएं कि अगर उनको शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू समझाया जाता है। और कहीं ना कहीं मैम जो ये हमारे मध्यस्थ होते हैं ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, लीगल फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें रिटायर्ड हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं। और तो मैम कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब हीट ऑफ द मोमेंट में आता है और वो इनके कांटेक्ट में आके एक जनरल वे में बात सुनता है तो वो उसके माइंड पे एक इम्पैक्ट भी रखता है, उसमें विकसित होती है और ताकि निर्णय ले सके। हाँ, और इसका एक कहीं ना कहीं हम ये भी देखें कि विधिक प्रक्रिया में उलझने से पहले ही उसको सब तरीके के दृष्टिकोण से भी अवगत करवा दिया जाता है मीडिएटर के द्वारा कि इनकेस अगर आप इस विवाद में ऐसे रहते हैं तो हम इसे साधारण भाषा में हम कहें जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेन्यू हमारे सामने आता है कि क्या खाना पसंद करेंगे, तो जस्ट लाइक अ मेन्यू कार्ड मीडिएशन सेंटर में वो तमाम सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं। बिल्कुल, उसमें से कोई एक आप चूज करते हैं। जी। और जैसा कि मैडम ने बताया है, लोगों को अदालत जाने से पहले मीडिएशन के माध्यम से विवादों को सुलझाने का वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराना इस कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कुछ ऐसे सेंसिटिव मामले हैं जिनमें तो मीडिएशन का बहुत बड़ा रोल है और कुछ आंकड़े मैं आपके सामने, हमारे दर्शकों के सामने भी और आपको भी मैं बताना चाहूँगी। वैवाहिक मामले और तलाक के जो मामले हैं उनमें मीडिएशन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारे भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक 1.4 मिलियन लोग तलाकशुदा हैं और 3.5 मिलियन लोग अपने जीवन साथी से अलग रह रहे हैं। और ये अलग रहने का जो कारण समझ में आया है वो जो 2011 की जनगणना की जो रिपोर्ट आई उसमें इसको कहा गया है कि ये पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण या तो वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कानून की लंबी प्रक्रिया के चलते वो आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इश्यूज़ हैं, ईगो प्रॉब्लम है या बिजी लाइफस्टाइल है, कम्युनिकेशन गैप है या फिर बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कोई रिलेशनशिप काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है या फिर एक टैबू माना जाता है कि रिश्ता बिगड़ गया है तो उसकी बात घर से बाहर नहीं होगी। ये भी एक बड़ी समस्या देखने में आई है। और सबसे बड़ी जो एक और समस्या है वो ये कि महिलाओं का फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंडेंट होना, जिसकी वजह से भी इस तरह के रिश्तों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर मैम हम बात करें तो मीडिएशन सेंटर कितना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। NCRB के भी आंकड़े ये कहते हैं कि हमारी जो 2022 की रिपोर्ट है उसमें ये कि क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स उनके डेटा बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के मैटर्स में मीडिएशन सेंटर का कितना बड़ा रोल है? मैम इस तरह के मैटर्स में मीडिएशन सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मीडिएटर और पक्षकारों के बीच में जो भी बात होती है इट इज़ टोटली एंड टोटली कॉन्फिडेंशियल। उसको आप ना तो किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में काम में ले सकते हो, इवन जो समझौता भी पक्षकारों के बीच में रीच आउट होता है उसमें भी उनके किसी भी कन्वर्सेशन का कुछ भी मतलब हवाला नहीं होता कि उनके आपसी क्या क्या कन्वर्सेशंस रहे हैं, उनका मेन इशू क्या है। तो मतलब इसका जो बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो क्लॉज है इसको मेन एथिक हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो दोनों ही तरह से रोल प्ले करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई क्रुएल्टी टाइप इशू है तो उसमें आप एज अ काउंसलर भी मीडिएटर काम करता है और मतलब उसमें दोनों ही पक्षों को अपनी बात सोचने का मिलता है। और सबसे बड़ी बात आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है ये मैम, इसका कोई भी कोर्ट आप किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में यूज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी। और इसी के चलते शायद लोग इस तरह के सेंटर्स पे जा नहीं पाते क्योंकि वो जानकारी नहीं होती है कि अगर हमने कुछ शेयर किया तो वो कहीं कोर्ट में सबके सामने ना आ जाए। एग्जैक्टली। आज मैम कितना भी जो भी हमारा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सपोज करिए कोई भी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड इशू है तो आदमी अगर केस लड़ता है तो केस के पीछे के जो तथ्य होते हैं वो आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं आ पाते बिकॉज हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें हर आदमी अपनी बात बोलने से पहले डरता है।
पर आप इस प्लेटफॉर्म पे इतने क्लोज उसमें रहते हैं कि आप खुल के अपनी बात कर सकते हैं। जी, एक और डेटा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके अनुसार हमारे भारत में लगातार डाइवोर्स रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है। 2005 में जो डाइवोर्स रेट थी वो 0.6% थी, 2019 में बढ़कर 1.1% हो गई है। और ये 1.1% के जो रेट है, ये अगर आज के दौर की हम बात करें तो निश्चित तौर पर अनुमान ये बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक और बात मैम, जो प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि जब मीडिएशन सेंटर पे पार्टीज जाती हैं तो वो भी चुपके से कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मैं इसका फ्यूचर में इस्तेमाल करूंगा अगेंस्ट में, तो इस तरह का एक्ट कितना प्रोहिबिटेड है? मैम ये टोटली प्रोहिबिटेड है क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और इनकेस यदि ऐसा कुछ हो भी गया है तो इट इज़ इक्वली एन ऑफेंस अंडर द बीएनएस, क्योंकि आपने अपनी एक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, साथ ही वो एडमिसिबल भी नहीं है जी। तो उसको आप एज अ टूल तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते कि आपने स्पाई करके भी अगर उसने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया है या कुछ किया है तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, बल्कि वो एक ऑफेंस है, आप एक बल्कि ऑफेंस में और इंडल्ज हो रहे हैं। जी जी, तो ये सभी लोग जो वकील हैं या फिर जो मीडिएशन सेंटर में जो काम कर रहे हैं या फिर मीडिएशन सेंटर में जो कपल्स हैं या फिर वो दोनों पक्ष जो वो मामला लेकर जाते हैं, सभी के लिए ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है, यानी गोपनीयता भंग होती है, तो ये कानूनन अपराध माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से मीडिएशन। बिल्कुल मैम, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस एक्ट की, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो बात कहते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो कहीं पे नोट डाउन नहीं होती। इसमें पक्षकारों की सहमति के बाद में लास्ट में बस उनका एक सेटलमेंट एग्रीमेंट ही होता है जो लिखा जाता है दोनों पक्षों की सहमति से। उनकी क्या बात हुई है, उनकी मीडिएटर से क्या बात हुई है, उनकी सामने वाली पार्टी से, फैमिली से, और कोई भी बात कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होती है, ऑन पेपर्स नहीं होती है, और यदि कुछ ऐसा स्पाई करते भी हैं तो दैट इज एन ऑफेंस। जी, मीडिएशन में सबसे बड़ी भूमिका है मीडिएशन सेंटर की। तो मीडिएशन सेंटर्स कहाँ पर स्थापित होंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे, आम लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना होगा उनको? मैम, मीडिएशन सेंटर्स हमारे प्रत्येक जिला स्तर पर जहाँ पे भी हमारे डीएलएसए कार्यालय हैं, प्रत्येक स्तर पर मीडिएशन सेंटर है। जहाँ पे भी कोर्टें हैं वहाँ पे मीडिएशन की हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पे सब जगह मीडिएशंस में फाइल रेफर होती हैं, मीडिएटर्स की भी व्यवस्था है और मीडिएटर्स वहाँ पे आराम से अवेलेबल रहते हैं। आपको यदि मीडिएशन के लिए किसी फाइल पे जाना है तो आप जहाँ पे भी तालुका, जो हमारे जो आउटलाइन कोर्ट्स होते हैं, जो सब डिविजनल एरियाज़ वो होते हैं, वो बेसिकली तालुका की श्रेणी में माने जाते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो डीएलएसए मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के अंदर जो हमारे केंद्र बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप एडीआर सेंटर्स के थ्रू, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान के हर जिले में कहीं ना कहीं मध्यस्थता केंद्र संचालित हो रहा है। मैम, ये जिलों में इवन सब डिविजन्स में हर जगह एक छोटे छोटे तालुका में भी मध्यस्थता केंद्र संचालित है। बस इनकी पहुंच जो है ना वो आम आदमी तक होनी जरूरी है। बिल्कुल, हमारे जो एक आम जन तक ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप आके इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जो प्रक्रिया, जिस कानून प्रक्रिया में आपको बरसों लग जाते हैं, और उसका भी मैम एक रीज़न है कि कई बार क्या होता है, विवाद बहुत छोटा होता है, विवाद की वजह कुछ और होती है, ईगो प्रॉब्लम भी कई बार विवाद को बढ़ाती रहती है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि दो भाइयों की लड़ाई है और बात सिर्फ होती है सिर्फ मान सम्मान की, जिसके लिए बरसों से सिविल केस चल रहे हैं, कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, पर वो एक छोटे से ही प्लेटफॉर्म पे यदि उनको जब लाके आमने सामने खड़ा किया जाता है, उनकी पुरानी बातें भी उनको याद दिलाई जाती है, तो दे जस्ट मेल्ट डाउन, और वो जो बरसों का जो एकदम से एंगर और जो एग्नी इनके अंदर होती है वो एकदम से मेल्ट डाउन हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात करें, इसमें जो मीडिएटर है उसका एम्पैथेटिक होना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हुए उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए मैम हमारे जो मीडिएटर्स होते हैं, जिनको हम जब मीडिएशन से पहले मीडिएटर एम्पैनल करने से पहले इनको 40 घंटे का एक प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें इन सब सेक्टर्स का स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि पार्टी जब आती है तब वो गुस्से में होती है, उनको कैसे मेल्ट डाउन करना है, उनको कैसे ब्रेकआउट देना है, इन सब की उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि इन सब के साथ ही वो पार्टीज को डील कर सकें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। कुछ प्रोविजंस अगर मीडिएशन एक्ट के आप बताना चाहें तो हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं।
मैम मीडिएशन एक्ट में सबसे पहले तो हमारे जो एक तो मीडिएटर्स अपॉइंटमेंट के लिए ही अच्छे खासे प्रोविजंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि हम हर तरह से हर फील्ड से मीडिएटर्स को आप इनवाइट करेंगे। साथ ही ये मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम हमारे ये मीडिएशन सेंटर्स और इन सब का संचालन करते हैं। सबसे जो ज़्यादा खूबसूरती है जो हमारी मीडिएशन एक्ट 2023 की है वो ये है कि ये 3 स्टेजेस पे मीडिएशन को प्रमोट करता है। प्री लिटिगेशन, जो कि मतलब वाद या मुकदमा दर्ज होने से पहले ही आप पक्षकारों की समझाइश करें। ड्यूरिंग लिटिगेशन की वाद चल रहा है, कोर्ट में लंबित है बरसों से, उसके लिए आप मध्यस्थता की कार्रवाई के लिए आ सकते हैं। एंड पोस्ट लिटिगेशन की, यदि आपका मतलब वाद का भी फैसला हो चुका है, कोई सिविल केस है वो फैसला हो चुका है पर वो एग्जीक्यूशन की स्टेज पे पेंडिंग है, तो ऐसे प्रकरणों को भी आप मीडिएशन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मतलब स्तर चाहे कोई भी हो, किसी भी विवाद का, चाहे वो जाने वाला हो न्यायालय में या न्यायालय में लंबित हो, वो मीडिएशन की हेल्प ले सकता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी के साथ में, इस एक्ट के माध्यम से मीडिएशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कि सपोज करिए कि पार्टीज, एक पार्टी यहाँ रह रही है और एक पार्टी कोई आपके आउट स्टेशन दिल्ली मुंबई है, तो उसके लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। इसके तहत अभी हम ऑनलाइन मीडिएशन की व्यवस्था है। बिल्कुल मैम, इसके तहत अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं कि यदि कोई पार्टी नहीं आ रही है, ताकि उसके लिए और सहज हो जाए कि हम प्रकरण का आराम से लोगों में समझाइश करा सकें। और वो मीडिएशन की जो प्रोसेस है वो पूरा लीगली वो वैलिड है। बिल्कुल मैम, वो लीगली वैलिड है। और साथ ही जो इवन हाइब्रिड मोड भी कर रहे हैं और टोटली ऑनलाइन मोड भी कर रहे हैं। ऑफलाइन तो खैर अवेलेबल है ही, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड बोथ, कि एक पार्टी अगर सेंटर पे आ रही है, दूसरे से आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों को भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा, एनर्जी और सारी चीजों को बचाया जा सके। एंड लास्टली द इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे इस एक्ट का एक खूबसूरत फीचर है वो ये है कि मैम जो मीडिएटेड जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, ये उसको लीगल एंटाइटी देता है कि जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू द डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट, कि एक बार पक्षकारों के बीच में मध्यस्थता सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया है तो वो इक्वली एनफोर्सेबल है कोर्ट में। जी जी, ये तो बहुत ये बड़ी बात इसकी एक खूबसूरती है कि मतलब आपके बीच में जो भी आपकी मीडिएशन के दौरान टाइमिंग हुई है, मतलब बातचीत हुई है, जितना टाइम आपका इसका लगा है, और उसके बाद में जो भी आपका निचोड़ निकला है, क्रक्स निकला है एग्रीमेंट, दैट इज लीगली एनफोर्सेबल। ये बहुत बड़ी बात आपने की है। और समय सीमा, एक सेकंड मैम, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, साथ ही ये मैम एक समय सीमा भी देता है कि आपको, बिल्कुल मैम, कि एक बार आप मीडिएशन प्रोसीडिंग के लिए स्टार्ट होते हैं तो ये आपको मतलब 120 डेज में इसको कंक्लूड करना है। बहुत बड़ी बात आपने की है। टाइम बाउंड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यायालय में जो पेंडेंसी है वो सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ प्रोविजन इस एक्ट के, मीडिएशन एक्ट 2023 के, आपको बताना चाहेंगे। सेक्शन 5 इसका जो है वो प्री लिटिगेशन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। मुकदमे में जाने से पूर्व आप मीडिएशन के जरिए अपनी जो भी समस्या है उसको सुलझा सकते हैं। सेक्शन 7 में न्यायालय को ये पावर दी गई है इस एक्ट में कि मुकदमे के दौरान भी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो मुकदमा, इंटरिम ऑर्डर न्यायालय दे सकता है कि इसमें मीडिएशन करवाया जाए, और ये न्यायालय की अपनी पावर है और ये सेक्शन 7 में इसको दिया गया है। और सेक्शन 8 में मीडिएटर्स की नियुक्ति की जाती है। सेक्शन 18 मीडिएशन एक्ट का, जिसमें मीडिएशन को पूरा करने की समय सीमा की यहाँ पर बात की गई है। जो टाइम बाउंडेशन की डॉक्टर प्रियंका ने बात की है वो इसमें दी गई है। सेक्शन 19 में समझौता, जो दोनों पक्षों का सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, उसकी बात यहाँ पर की गई। उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है सेटलमेंट एग्रीमेंट का, वो आता है सेक्शन 19। और सेक्शन 20 में उस सेटलमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसका भी इसमें प्रावधान है। और सेक्शन 22 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है कि मीडिएशन एक्ट की आत्मा है ये सेक्शन, और वो है गोपनीयता। क्योंकि मीडिएशन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है और ये निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया होती है, इसकी पार्शलिटी इसमें नहीं होती और ना ही किसी एक पक्ष के निर्णय के फेवर में निर्णय होता है, बल्कि दोनों को समान रूप से सुना जाता है। और एक आता है सेक्शन 25 जिसमें दोनों पक्षों में लागत जो है वो डिवाइड होती है। मैम लागत पे हम आएंगे कि मीडिएशन में जो भी मीडिएशन का खर्चा होता है उसको दोनों पार्टीज में कैसे डिवाइड किया जाता है। मैम इसके लिए हमारे अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, दोनों ही तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो हमारे जैसे कोर्ट एनेक्स मीडिएशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे यदि हम मैटर रेफर करते हैं, इसमें हमारे सरकार के द्वारा मीडिएटर्स को मानदेय दिया जाता है। तो इसमें अभी तक जैसे हम प्राइवेट पार्टीज़ में नहीं है, पर यदि किसी आदेश के माध्यम से ही स्पेशली ये होता है
कि पक्षकारों के द्वारा खर्चा दिया जाएगा, तो वो जो मीडिएटर का खर्चा होता है वो दोनों पक्षकारों में डिवाइड होता है। जी, ये बहुत बड़ी आप बात कर रही हैं। ये तो वो बात हम कर रहे हैं कि किस किस तरह के मामले हैं जो कि मीडिएशन में जा सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से तरह के मामले हैं, क्योंकि सभी तरह के मामलों के लिए मीडिएशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कौन से मामलों के लिए नहीं है वो भी हम जानेंगे। ये बात मैम बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ का जब फायदे पे आते हैं तो उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो जाए, तो हमें एक फुटफॉल लगाना ही पड़ता है, कहाँ पे एक स्टैंड बैक। तो उसके लिए मैम सबसे ज़्यादा ये कि आपके जहाँ पे भी सीवियर ऑफेंसेस हैं, जो जहाँ पे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए जहाँ पे सीरियस पेनल्टीज़ हैं, उनको नहीं ले सकते। जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ का क्वेश्चन आता है और वहाँ ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन है वहाँ पे, साथ ही या जो किसी क्रिमिनल कोई मैटर है तो क्रिमिनल में बिल्कुल मैम ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखते हुए जहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस हैं उनको हम नहीं ला सकते जी। और एक्सट्रीम जो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमें डिसाइड करनी है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ आना है, वैसे मैटर्स नहीं आते हैं। पॉक्सो के मैटर भी इसमें नहीं जैसे आते। पॉक्सो के नहीं आते, वो क्रिमिनल वाले में ही कवर हो रहे हैं मैम। जी। पॉक्सो के मैटर्स नहीं आएंगे, कुछ टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड मैटर्स नहीं आएंगे। जी बिल्कुल मैम। जी जी। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे, इसमें मीडिएटर को कितना मतलब निष्पक्ष होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बायस हो जाते हैं पर्सन को लेकर, जेंडर को लेकर या और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो जेंडर न्यूट्रल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। And this is 100% required because सबसे पहली quality of the mediator is that he has to be an impartial. बिल्कुल। वो आप biasness के साथ बैठे हो then you can't act as a mediator in the matter. आपको एकदम न्यूट्रल और अनबायस्ड होके ही बात करनी पड़ेगी उससे। जी जी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो मीडिएटर की पूरी भूमिका नहीं निभा पाएगा, तो इसका तो सरकार ध्यान रखती है। बिल्कुल मैम, ये चीज़ स्पेशली होती है और ये चीज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है कि जो उनके अंदर ये कहता है कि आपको जब भी कोई भी मैटर आएगा तो आपको एकदम निष्पक्ष रूप से विदाउट एनी प्रेजुडिस ऑफ द माइंड आपको उनको डील करना होगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मुझे मीडिएशन सेंटर में आना है, मुझे अप्रोच करना है, तो क्या प्रक्रिया होगी? मैम जैसे आपको यदि मीडिएशन सेंटर में आना है तो इसके लिए दो चीज़ें हैं कि एक तो यदि आप मतलब अगर केस दायर होने से पूर्व आना चाह रहे हैं तो आप सीधा अपने संबंधित DLSA में अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा ये विवाद है, परंतु मैं विवाद से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए जो कि आपको रालसा की साइट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल, तो आप वहाँ से एक एप्लीकेशन लेके आप वहाँ पे एक आवेदन कर सकते हैं। उस आवेदन के माध्यम से मैम उसको गो थ्रू होकर अदर पार्टी को समन करके एक मीडिएटर नियुक्त करा के आपके उसमें समझाइश की प्रक्रिया। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपका प्रकरण ऑलरेडी न्यायालय में लंबित है, ऐसे केसेस में या तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अप्लाई कर सकते हैं कि आप मध्यस्थता के लिए इस प्रकरण में जाना चाहते हैं, अन्यथा जिस भी संबंधित न्यायालय में आपका प्रकरण लंबित है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जी। इसके लिए एक और चीज जानना चाहेंगे संक्षेप में कि डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और मीडिएशन चाहिए, तो डूज एंड डोंट्स संक्षेप में। मैम इसके एज सच प्रिस्क्राइब कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, बस ये एक कोर्ट के उस पे है कि जैसे आपका प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये जो न्यायालय को देखनी होती है वो ये है, जो हमारे वेरियस रूलिंग्स में भी आई है, एफकॉन्स जजमेंट और ये, कि देयर मस्ट बी एन एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट। एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट जहाँ पे भी 1% भी गुंजाइश है पक्षकारों में समझौता होने की, वो प्रकरण आपके मध्यस्थता के लिए पूरा। और रिश्तों के लिए तो कहा जाता है कि अगर फैमिली मैटर है और 1% क्या 0.1% भी है तो सुलह के लिए अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल मैम। जी, हम दर्शकों को हेल्पलाइन संक्षेप में फटाफट बता देते हैं। 15100 ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है। दूसरा मोबाइल नंबर है 9928900900। इन नंबर्स पे आप संपर्क करके तमाम जानकारियां आप ले सकते हैं। मैम आपने मीडिएशन एक्ट पर बहुत सारी जानकारी बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मीडिएशन का मेन मोटो ही ये है कि सबकी जीत हो किसी की हार नहीं। हम सबको एक यही प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, बहुत बड़ा मैसेज आप दे रही हैं। सभी को हम यही कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न आप आके ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहित करें। और सुप्रीम कोर्ट का भी अभी हमारा एक अभियान चल रहा है 90 डेज का, जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मीडिएशन को
काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग बाग मध्यस्थता का लाभ उठा के अपने प्रकरणों का निस्तारण करें। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो जितनी भी जानकारी आज के प्रोग्राम में आपको दी गई हैं उनको अमल में लाइए और खासकर मीडिएशन एक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए है। विवाद आप बहुत सरल तरीके से सुलझा सकते हैं न्यायालय में जाने से पहले भी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।